मेरा नाम सोनाली है। 15 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी और मेरे पति अनिकेत की उम्र भी उस समय सिर्फ 19 साल थी। हमारे खानदान में लड़कियों की शादी तो जल्दी हो जाती थी, लेकिन अनिकेत की इतनी कम उम्र में शादी करने के पीछे एक बड़ी वजह थी। जब अनिकेत 16 साल के थे, तो अनिकेत के घर में एक प्यारी सी बहन ने जन्म लिया था। लेकिन जब अनिकेत की बहन प्रिया 3 साल की थी, तब अनिकेत के माता-पिता की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अनिकेत उस समय खुद पढ़ाई कर रहे थे और ऐसे में प्रिया को संभालना बहुत मुश्किल था। कोई भी रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ा था दोनों बहन भाई की जिम्मेदारी उठाने के लिए। तब दूर की एक चाची ने अनिकेत को सलाह दी थी कि तुम शादी कर लो, घर में बहू आएगी तो वह प्रिया को संभाल लेगी। और इस तरह केवल 19 साल की उम्र में ही अनिकेत की मुझसे शादी हो गई। मैं अभी उस समय बहुत कम उम्र की थी, दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। जब सुहाग की सेज पर बैठी मैं अनिकेत का इंतजार कर रही थी, तो अनिकेत ने आकर मेरी गोद में छोटी सी प्रिया को बैठा दिया था और मुझसे कहा था, सोनाली, आज से प्रिया तुम्हारी बेटी है। इसे माँ का प्यार देना। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी बहन प्रिया को कोई तकलीफ ना हो। मैंने भी खुले दिल से प्रिया को अपना लिया था। मैं उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती। वक्त का पहिया इसी तरह घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते बड़ी तेजी से बीत गया। देखते देखते प्रिया कब 16 साल की हो गई पता ही नहीं चला। सोनाली, प्रिया नहीं आई अभी तक एकेडमी से। मैं अभी अभी कपड़े धोकर फ्री हुई थी। अनिकेत जी ने मुझसे सवाल किया। वह आज ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि आज रविवार था और अनिकेत की ऑफिस में हर रविवार को छुट्टी होती थी। वो दोपहर का खाना खाने के बाद सो गए थे और अब 5 बजे उनकी आँख खुली थी और उठते ही सबसे पहले अपनी बहन के बारे में पूछा था। मैं मुस्कुराते हुए बोली, अनिकेत, तुम बाहर की दुनिया में और अपने ऑफिस में इतना खो गए हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी बहन प्रिया घर देर से आती है। मेरी इस बात पर अनिकेत हैरान होकर मुझे देखने लगे और बोले, सोनाली, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैंने कहा, अनिकेत, मेरे कहने का कोई भी मतलब नहीं है। बस सीधी सी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रिया एकेडमी से लेट घर आती है। उसने मुझे बता रखा है कि उसकी छुट्टी लेट होती है, बस इसीलिए घर लेट पहुंच पाती है। मेरी बात सुनकर अनिकेत थोड़ा गुस्से में बोले, सोनाली, तुमने कभी मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? मैं बोली, अनिकेत, इसमें बताने वाली क्या बात है? जब उसकी छुट्टी ही लेट होती है तो लेट घर पहुंचती है। और ऐसा नहीं है कि रात हो जाती है, शाम होते होते घर आ जाती है। तो मैं बेकार में तुमसे शिकायत करके बच्चे के खिलाफ तुम्हारे कान क्यों भरूं? मुझे अनिकेत पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो औरतों पर बेकार में अपने धाक जमाते हैं और उन पर अपना हुक्म चलाते हैं। मुझे गुस्से में देखकर अनिकेत थोड़ा नरम पड़े और बोले, सोनाली, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जिस बच्ची की तुम बात कर रही हो उस बच्चे की माँ नहीं है। तुम्हें याद है, मैंने जब छोटी सी प्रिया को तुम्हारी गोद में दिया था, तब मैंने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। तुम्हें प्रिया की माँ का दर्जा दिया था और माँ अपने बच्चों की गलत हरकतों पर पर्दा नहीं डालती। मैंने प्यार से अनिकेत को समझाते हुए कहा, अनिकेत, प्रिया अभी बच्ची है। अगर हम उसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे, ज्यादा रोक टोक करेंगे, तो वह जिद्दी हो सकती है और बिगड़ भी सकती है। इसलिए हमें उस पर बेकार की पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। मैंने प्रिया को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन उस पर पूरी नजर रखती हूँ। क्या आपको कभी लगा कि मैं कहीं गलत साबित हो रही हूँ? क्या कभी प्रिया ने आपसे शिकायत की मेरे खिलाफ कि मैं उसको तंग करती हूँ, उस पर जुल्म करती हूँ? मेरी बात सुनकर अनिकेत ने ना में सर हिला दिया और बोले, नहीं सोनाली, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम एक अच्छी माँ साबित हुई हो। अच्छा बाबा, जो मर्जी हो करो अपनी बेटी के साथ, लेकिन मुझे तो भूखा मत मारो। दोपहर को भी बस हल्का फुल्का ही खाया था। भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। लेकिन मैंने महसूस किया कि जैसे अनिकेत अभी मेरी बातों से संतुष्ट नहीं थे। मैं अनिकेत के लिए
मैं अनिकेत के लिए चाय के साथ कुछ स्नैक्स बनाकर ले आई। शाम को 7 बजे तक प्रिया घर वापस आ चुकी थी। अनिकेत के चेहरे से लग रहा था कि जैसे अनिकेत प्रिया से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन शायद मेरी वजह से ज्यादा पूछताछ नहीं की। सिर्फ इतना ही कहा कि 5 बजे तक घर पर आ जाया करो। अनिकेत की बात पर प्रिया कुछ नहीं बोली, बस हाँ में सर हिला दिया। आज प्रिया मुझे बहुत चुप-चुप सी लग रही थी। पहले तो जब भी आती तो चहकती रह हुए आती, हमेशा बोलती रहती, अपनी सहेलियों की बातें, अपनी एकेडमी की बातें बताती रहती। लेकिन आज वह बहुत चुप थी। मुझे लगा शायद अनिकेत की बात पर आज उदास हो गई है। इसलिए मैंने प्रिया को समझाने की खातिर कहा कि प्रिया, अपने भाई की बात का बुरा मत मानना। वह तो बस तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे थे। अंधेरा हो जाता है तो कहीं रास्ते में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, बस इसीलिए कह रहे थे। लेकिन प्रिया ने मेरी बात नहीं सुनी थी। वह चुपचाप बैठी रही थी। अब मुझे प्रिया की चिंता होने लगी थी। मैंने प्रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कह दिया, क्या बात है, तुम परेशान हो? लेकिन मेरा इतना कहते ही प्रिया एकदम से गुस्से से बोली, क्या है भाभी, 2 पल तो सुकून से सांस लेने दिया करो। आपके हर वक्त के सवाल जवाब से मैं तंग आ गई हूँ। कह तो दिया एक बार कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप तो हाथ पैर धोकर पीछे ही पड़ गई हो। इतना कहकर प्रिया पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत हैरत हुई। इससे पहले प्रिया ने कभी भी ऐसे बात नहीं की थी। वह तो शुक्र था अनिकेत कमरे से जा चुके थे, नहीं तो पता नहीं क्या तमाशा खड़ा हो जाता। मेरे अंदर से किसी ने भी मुझे प्रिया के खिलाफ भड़काना चाहा, लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि जरूर बच्ची पढ़ाई की वजह से परेशान होगी, तभी ऐसे बोल गई है, वरना प्रिया पहले तो कभी ऐसी नहीं थी। मैं कमरे में आई तो अनिकेत ने मुझसे पूछा, सोनाली, यह प्रिया ऐसे बात क्यों कर रही थी? मैंने अभी उसको तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हुए देखा। अभी मैं उसको जाकर बताता हूँ कि बड़ों से कैसे तमीज से बात की जाती है। अनिकेत के तेवर देखकर मैं डर गई। बड़ी मुश्किल से मैंने अनिकेत को शांत किया। मेरे बहुत ज्यादा समझाने पर अनिकेत मान तो गए, लेकिन मुझे समझाते हुए बोले, सोनाली, अभी तुम प्रिया से नाराज ही रहना, इतनी जल्दी मत मान जाना, नहीं तो वह समझेगी कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, और फिर वह आगे से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया, और अनिकेत के लिए मेरे दिल में इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई कि अनिकेत को मेरा कितना ख्याल है। सच कहते हैं, पति ही अपनी पत्नी की इज्जत करवाता है। मैं तो सोच रही थी कि अगले दिन प्रिया के साथ नॉर्मल रहूंगी, जिससे कि प्रिया का मूड अच्छा हो जाए। लेकिन अनिकेत की बातों से मुझे भी लगा कि हाँ, प्रिया को एहसास दिलाना जरूरी है कि प्रिया ने गलती की है, नहीं तो वह आगे से और भी ज्यादा बदतमीज हो जाती और मुझे जवाब देने लगती। अगले दिन मैं उठी तो प्रिया कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने जल्दी से उसके लिए नाश्ता बनाया और बाहर टेबल पर लाकर रख दिया। वैसे तो हमेशा प्रिया मेरे पास किचन में खड़े होकर ही नाश्ता करती थी, लेकिन जब उसने टेबल पर नाश्ता रखा देखा, तो बहाने से अपने नाश्ते की प्लेट अंदर किचन में ले आई, यह कहते हुए, भाभी, मुझे एक और पराठा चाहिए। मैंने उसकी प्लेट में एक और पराठा रख दिया और वह वही मेरे पास खड़े होकर नाश्ता करने लगी। हालांकि इससे पहले प्रिया एक ही पराठा खाया करती थी। मुझसे बात करने के बहाने बोली, भाभी, दोपहर में क्या बनाओगी? प्रिया की बात का मैंने बस पता नहीं में जवाब दे दिया था। प्रिया की उतरी हुई शक्ल देखकर साफ पता लग रहा था कि उसे इस बात का एहसास है कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं प्रिया को इग्नोर करती हुई अपने कमरे में आ गई। हालांकि मेरा दिल अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था प्रिया की हालत देखकर, लेकिन प्रिया को सबक सिखाना जरूरी था। कॉलेज जाने से पहले प्रिया मेरे पास आई, तो मैंने कुछ पैसे उसकी तरफ बढ़ा दिए, लेकिन पैसे लेने की बजाय प्रिया एकदम से मेरे गले लग गई और आंखों में आंसू भरते हुए बोली, भाभी, मुझे माफ कर दो। पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था, जो मैं आपको इतना कुछ बोल गई। कल मुझे मम्मी की याद बहुत आ रही थी, और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी मुझसे नाराज थी, इसलिए मेरा मूड खराब था। भाभी, मुझे माफ कर दो। यह कहते कहते प्रिया हिचकियों से साथ रोने लगी थी। उसके रोने से ही मैं एकदम परेशान हो गई। मैंने प्रिया को चुप कराया
और उसके माथे को चूमते हुए बोली, प्रिया बच्चे, परेशान मत हो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं तुमसे नाराज नहीं थी, बस मुझे दुख हुआ था और मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि तुम्हारा रवैया मेरे साथ गलत था। मेरी बातों से वह खुश हो गई और संतुष्ट होकर कॉलेज चली गई और प्रिया को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। प्रिया के साथ इतना सख्त रवैया अपनाते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। प्रिया को मैंने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला था। भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद की खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन औलाद की कमी मैंने प्रिया से पूरी की। मेरे सारे लाड प्यार का जरिया बस प्रिया ही थी। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि प्रिया सुबह कॉलेज जाने के बाद दोपहर को घर नहीं आती थी, वहीं से एकेडमी चली जाया करती थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, भाभी एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए बर्डन बहुत ज्यादा है और मुझे अपने कॉलेज में टॉप करना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करती हूँ। और 7 बजते-बजते प्रिया एकेडमी से घर वापस आ जाया करती थी। लेकिन मैंने महसूस किया था, जब भी प्रिया एकेडमी से शाम को वापस आती है तो बहुत ज़्यादा थकी-थकी सी होती थी। फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि प्रिया बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती है, थक जाती होगी बेचारी। आज अनिकेत की चाची हमारे घर पर आई थी। मेरे घर में कोई भी मेहमान आता, मैं दिल खोलकर उसका स्वागत करती थी। लेकिन कोई भी मेहमान आता था, वह मेरा दिल तोड़े बिना नहीं जाता था। जाते हुए लोग मुझे एहसास करा ही जाते थे कि मैं बांझ हूँ। और आज तो हद हो गई, जब चाची ने कहा कि अनिकेत बेटा, आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अब बहू माँ नहीं बनेगी। अगर भगवान ने उन्हें औलाद की खुशी देनी ही होती, तो ना जाने कब की दे दी होती। बेटा तुम भी तो इंसान हो, तुम्हारा भी तो मन करता होगा अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाने का। चाची की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मैंने नम आंखों से अनिकेत की तरफ देखा। अनिकेत ने मुझे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी और चाची से कहा, चाची दूसरी शादी के बारे में ना तो मैंने सोचा है और ना ही कभी सोचूंगा। मैं सिर्फ बच्चे के लिए सोनाली की इतनी सालों की वफा और सेवा को भुला नहीं सकता। अनिकेत की बात सुनकर ढेर सारा प्यार उमड़ आया था अनिकेत पर। अनिकेत बहुत ही अच्छे पति साबित हुए थे। मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरी खुशी का ध्यान रखते। आज तक शायद ही कोई दिन ऐसा आया हो जब अनिकेत की वजह से मेरी आंखों में आंसू आए हों। मैंने अपनी आँखों में आँसू साफ किए, लेकिन तभी मेरी नज़र थोड़ी दूर बैठी प्रिया पर गई। अपनी पढ़ाई छोड़कर हमारी बातों में दिलचस्पी ले रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बिगड़े हुए थे, जैसे अंदर ही गुस्से से काँप रही हो। पता नहीं क्यों, मेरे दिल में यह ख़्याल आया कि लगता है प्रिया को अपने भाई की बात पसंद नहीं आई। लेकिन मैं प्रिया के खिलाफ अपने दिल में कोई बुरे ख़्याल नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने इस ख़्याल को दिल से निकाल दिया। चाची मुँह फुलाए बिना खाना खाए जा चुकी थी। लेकिन ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान बार-बार प्रिया की तरफ जा रहा था। अपनी किताबों को गुस्से से पटकते हुए और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। रात को जब प्यास से मेरी आँख खुली तो मैं पानी लेने किचन में आई, लेकिन प्रिया के कमरे की लाइट जल रही थी। मुझे ज़्यादा हैरत हुई थी, रात के 2 बजे तक प्रिया क्यों जाग रही थी? सुबह उसे कॉलेज भी जाना होता है। मुझे प्रिया की चिंता होने लगी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर प्रिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 2-3 मिनट गुजरने के बाद भी प्रिया ने दरवाजा नहीं खोला और जब बहुत देर बाद दरवाजा खोला तो मैं उसकी हालत देखकर दंग रह गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल-लाल हो रही थी। मैंने एकदम आगे बढ़कर प्रिया को गले से लगा लिया। प्रिया बच्चे, क्या बात है? तुम्हारी आंखें क्यों लाल है? इतनी देर रात तक जागोगी तो यही हाल होगा। हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे नंबर जो तुम्हारी सेहत खराब करे। शाम को जल्दी सोया करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। मेरी बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं अब तो और भी ज्यादा परेशान हो गई। प्रिया, क्या बात है? मुझे लगता है तुम रोती रही हो, इसलिए तुम्हारी आंखें लाल हैं। मेरी बात सुनकर प्रिया रोते हुए बोली, भाभी ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस मुझे मम्मी की याद आ गई थी। मैं बहुत देर तक प्रिया को समझाती रही और फिर उसे सोने का कहकर अपने कमरे में चली आई। मेरे दिल में वहम पैदा हो गया था। पता नहीं आजकल प्रिया को अपनी माँ की याद बार-बार क्यों आने लगी थी।
पूरी रात मैं सो न सकी। बार-बार दिल में घबराहट सी होती कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं प्रिया के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर प्रिया के साथ कुछ गलत हो गया, तो मैं अनिकेत को क्या जवाब दूँगी? अनिकेत का तो भरोसा ही टूट जाएगा। कितना भरोसा है अनिकेत को मुझ पर? क्या कहूँगी अनिकेत से? जब अनिकेत मुझसे पूछेंगे कि तुमने माँ बनकर मेरी बहन की कैसी परवरिश की है? मेरे दिमाग में एक भी जवाब नहीं आ रहा था कि मैं अनिकेत को संतुष्ट कर पाती। मैंने बीच-बीच में उठकर प्रिया के कमरे की तरफ देखा, लेकिन उसके कमरे की हर बार लाइट जलती हुई मिली। मैं ऐसे ही परेशानी में करवटें बदल रही थी कि तभी घड़ी ने 6 बजे का अलार्म बजाया। मैं उठकर बाहर आई, लेकिन मैंने देखा कि ठीक उसी समय प्रिया के कमरे की लाइट बंद हुई थी। मैं तो सोच रही थी कि सुबह हो गई है, प्रिया बाहर आएगी और भगवान की आरती करेगी, क्योंकि आज तक यह नियम था कि प्रिया रोज सुबह उठकर भगवान की आरती करती थी। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि उसने अपना यह नियम तोड़ दिया था। लेकिन मुझे लगा कि यह प्रिया का पर्सनल मामला है, इसलिए मैं उसके इस मामले में ज़्यादा दखल नहीं देती थी। अगर उसे भगवान से लौ लगानी होगी, तो वह मेरे कहने से नहीं बल्कि खुद अपने दिल से भगवान से लो लगाएगी। मैं नहा धोकर फ्रेश हुई और घर का थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद जल्दी से नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर बाद प्रिया भी फ्रेश होकर आ चुकी थी। वह कॉलेज जाने के लिए एकदम तैयार थी। मैंने प्रिया के लिए नाश्ता लगाया। वह मेरे पास ही खड़ी होकर नाश्ता करने लगी। जब मैंने प्रिया से कहा, प्रिया आज एकेडमी से छुट्टी कर लेना और घर जल्दी आ जाना, कोई ज़रूरी काम है। प्रिया बोली, ऐसा क्या ज़रूरी काम है जो मुझे एकेडमी से छुट्टी करनी पड़ेगी? मैंने उसे बताया कि तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करनी है। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें कुछ नई ड्रेस दिलवा दूँ। काफ़ी दिन हो गए तुम्हारे लिए शॉपिंग नहीं की। मेरी बात सुनकर प्रिया मुस्कुरा दी, कहने लगी, भाभी इतनी सी बात के लिए मैं एकेडमी से छुट्टी क्यों करूँ? आपको जो भी कपड़े पसंद आए वह मेरे लिए ले आना। खुशी-खुशी मैं वह कपड़े पहन लूँगी। मेरी पसंद नापसंद का कोई सवाल ही नहीं उठता। बस मैं छुट्टी नहीं करूँगी। मेरा एकेडमी जाना बहुत ज़रूरी है। प्रिया की बात सुनकर मैं दंग रह गई। यह पहली बार हुआ था कि शॉपिंग के नाम से प्रिया को खुशी नहीं हुई थी। नहीं तो शॉपिंग के नाम से ही प्रिया खुशी से खिल उठती थी। फिर चाहे एकेडमी हो, कॉलेज हो, वहाँ की छुट्टी कर ही लेती थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों छुट्टी करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुई। मेरे दिल में अजीब-अजीब ख़्याल आने लगे। प्रिया के जाने के कुछ देर बाद ही मैं फौरन एकेडमी जा पहुंची। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो पता चला कि एकेडमी में छुट्टी है, क्योंकि टीचर की खुद की शादी है। शादी थी, इसलिए पूरे हफ्ते कोई बच्चा वहां नहीं जा रहा था। अब मेरी हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि किसी और की बेटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अनिकेत अपनी बहन के बारे में मुझसे पूछता तो मैं क्या जवाब देती? ये सब क्या हो रहा है? मैं दोपहर का खाना अकेले खाती थी, लेकिन आज प्रिया के जाने के बाद से मेरे पेट में पानी का एक बूंद भी नहीं गया था। शाम को जब प्रिया अपने समय से पहले लौटी, तब तक मैं गुस्से से जलती रही थी। प्रिया के आते ही मैं उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और उससे पूछा, कहाँ गई थी तू? और प्रिया ने वही जवाब दिया, एकेडमी गई थी। और कहाँ गई थी? कौन सी एकेडमी? एकेडमी की छुट्टियां लगी हुई हैं। बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? पता है आज मैं कितना परेशान हूँ। अनिका एक दाना भी मेरे पेट में नहीं गया है। मेरी बात सुनकर प्रिया मुस्कुरा दी। भाभी, बस इतनी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो गई थी? आपने खाना भी नहीं खाया पिया? प्रिया, ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? यहाँ मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। बताओ प्रिया, ये सब क्या है? प्रिया बोली, भाभी आप तो बात को खींचने लगती हैं। जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बात दरअसल ये है कि जैसे ही एकेडमी की छुट्टियां हुई, तो मेरी दोस्त जो रुचि है ना, वह मुझे अपने साथ अपने घर ले जाती है। कहने लगी, जब तक एकेडमी नहीं खुल जाती हम दोनों साथ में पढ़ाई कर लिया करेंगे। बस मैंने उसके बात मान ली। आपको बताना जरूरी इसलिए नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता था आप मना तो करेंगी नहीं, और फिर पढ़ाई तो करनी ही है। एकेडमी में करूं या फिर दोस्त के घर जाकर करूं? फिर प्रिया मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी।
थोड़ी देर में मेरा मूड भी ठीक हो गया था। फिर अगले दिन उसने कॉलेज से खास मेरे लिए छुट्टी की थी। मैंने कहा चलो तुम्हें नए कपड़े दिलवा दूँ। तो प्रिया ने नए कपड़े लेने से मना कर दिया। कहने लगी भाभी मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए। लेकिन हाँ भाभी, मुझे आपका वह रेड कलर वाला सूट बहुत पसंद है। आप वह मुझे दे दें। और भाभी मुझे कपड़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पुराने कपड़े मुझे दे सकती हैं। आपके कपड़े पहनकर मुझे खुशी होगी। प्रिया की बात ने मुझे हैरान कर दिया था। तुम कैसी बातें कर रही हो भला? मैं तुम्हें अपने पुराने कपड़े कैसे दे सकती हूँ? क्यों? क्या भाभी माँ के कपड़े बेटी के लिए उतरन कैसे हो सकते हैं? आप तो मेरी माँ समान हैं और मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं आपके उतारे हुए कपड़े पहनूं। प्रिया की जिद के आगे मैं मजबूर हो गई। अपनी अलमारी से मैंने कुछ ड्रेसेस निकालकर प्रिया को दे दिए, लेकिन वही कपड़े दिए जो मेरे पास में सबसे अच्छे और नई ड्रेस थी। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि प्रिया पुराने कपड़े पहने। मैंने महसूस किया कि जैसे कपड़े लेते हुए प्रिया के चेहरे पर उदासी थी। बार-बार प्रिया का चेहरा मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रिया से पूछना भी बेकार था, क्योंकि वह 100 बहाने बनाकर साफ-साफ बच जाती। एकेडमी अभी तक खुली नहीं थी, लेकिन प्रिया अब भी अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने जाती थी। मुझे भी प्रिया पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। आज भी प्रिया कॉलेज से सीधे अपने दोस्त के घर चली गई थी। अनिकेत आज घर पर ही था। पता नहीं आज अचानक से मेरे मन में क्या आया। मैं एकदम से कहने लगी, अनिकेत, प्रिया के रहने से घर में रौनक रहती है और प्रिया के जाते ही एकदम सन्नाटा हो जाता है। सोचो अनिकेत, जब प्रिया की शादी हो जाएगी तो यह घर काटने को दौड़ेगा। काश भगवान ने हमें भी बच्चे की खुशी दी होती, लेकिन शायद हमारे नसीब में बच्चे की खुशी नहीं है। अनिकेत, अब तो मुझे भी लगता है तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। कम से कम इस घर में बच्चे की किलकारियां तो गूंजेंगी। मेरी बात सुनकर अनिकेत तो बोले, बस सोनाली, आज कह दिया सो कह दिया। आगे से कभी यह बात अपने मुंह से मत निकालना। तुमसे प्यार करता हूँ मैं सोनाली। तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है, क्या मैं उसका सिला तुम्हारे सर पर सौतन लाकर रख दूं? मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। हाँ, बच्चे की कमी मुझे भी खलती है, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत में है। तभी मेरी नजर गेट पर खड़ी प्रिया पर पड़ी। वह शायद अभी-अभी आई थी। मेरे पास और अनिकेत के पास आने के बजाय वह अपने कमरे में चली गई। अनिकेत को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने जैसे-तैसे करके बात को रफा-दफा किया। रात को जब सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए, तो मैं थोड़ी देर के लिए प्रिया के पास चली गई। आज भी मुझे प्रिया की आंखें लाल लगी थी। मैंने पूछा, क्या बात है प्रिया? आज फिर से तुम रोई हुई हो? मेरी बात सुनकर प्रिया की आंखों में और भी ज्यादा आंसू आ गए। कहने लगी, हाँ, वह मम्मी की याद आ गई थी। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। प्रिया, तुम आजकल अपनी माँ को कुछ ज्यादा ही याद करती हो। मैं मानती हूँ कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझकर पाला है। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में माँ की कमी है, जो हर वक्त तुम माँ को याद करके रोती रहती हो? मेरी बात सुनकर प्रिया बोली, आपने तो मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार दिया है। बस ऐसे ही कभी-कभी मम्मी की याद आ जाती है। कुछ देर मैं प्रिया के पास बैठी रही, फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन से प्रिया ने कुछ ऐसा किया कि मैं हैरान रह गई। शाम को प्रिया नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई और जब नहाकर निकली तो मैं उसे देखकर दंग रह गई, क्योंकि उसने मेरा गंदा उतारा हुआ सूट पहन रखा था। मैंने कहा, प्रिया, यह क्या? क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, जो तुमने मेरे गंदे कपड़े पहन रखे हैं? मेरी बात सुनकर वह बोली, भाभी, आपके कपड़े पहनती हूँ तो आपकी खुशबू आती है, बस इसीलिए। मैंने कहा, तो प्रिया, मेरे कोई भी कपड़े अलमारी से निकाल लेती, उसमें से कुछ भी पहन लेती। प्रिया बोली, लेकिन भाभी, कपड़े धोने के बाद उनमें से आपकी खुशबू चली जाती है, इसलिए मैंने आपके गंदे कपड़े पहन लिए। अभी प्रिया को कपड़े पहने हुए 15 मिनट ही हुए थे कि तभी अनिकेत घर आ गए।
और फिर उसके बाद तो रोज ही यह होने लगा। अनिकेत के घर आने से 15 मिनट पहले प्रिया मेरा उतारा हुआ सूट पहन लिया करती। अब तो अनिकेत ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था। एक दिन मुझसे कहने लगे, सोनाली, प्रिया हर वक्त तुम्हारे कपड़े क्यों पहने रहती है? क्या उसके पास अपने कपड़े नहीं हैं? मैं बोली, नहीं अनिकेत, ऐसी बात नहीं है। प्रिया के पास ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं। बल्कि मैंने तो उस दिन भी कहा था कि चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आते हैं। लेकिन प्रिया ने मना कर दिया। लेकिन मेरी बात सुनकर अनिकेत संतुष्ट नहीं हुए थे। मेरे दिल में ख्याल आया, कहीं अनिकेत यह तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं उनकी बहन को अपने उतारे हुए कपड़े जानबूझकर पहनाती हूँ। अगले दिन नहाने के बाद मैंने अपने कपड़े फौरन से धो दिए, जिससे कि प्रिया को मेरे गंदे कपड़े ना मिले। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब प्रिया ने इसी बात पर पूरा घर सर पर उठा लिया। कहने लगी, भाभी, जब आपको पता है मैं आपके उतारे हुए कपड़े पहनती हूँ, तो आपने अपने कपड़े क्यों धोए? अनिकेत के आने का भी समय हो रहा था। मैंने जैसे तैसे करके उसको शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह से शांत नहीं हो रही थी। बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। प्रिया बोली, भाभी, आप अभी दूसरे कपड़े पहन ले और यह उतरे हुए कपड़े मुझे दे दे, मैं पहन लूंगी। अब तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में भी शक होने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अनिकेत के आने का समय हो चुका था और मैं घर में कोई अशांति नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने दूसरे कपड़े पहने और अपने पहने हुए कपड़े प्रिया को दे दिए। प्रिया ने खुशी-खुशी वह कपड़े पहन लिए। मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई जानकर रहूंगी। अगले दिन संडे था। घर का कुछ सामान लेने के लिए अनिकेत पास की दुकान पर गए हुए थे। प्रिया भी साथ चली गई। मेरे पास यही मौका था। मैं प्रिया के कमरे में आ गई। बेड पर वही रात वाला सूट पड़ा हुआ था जो कल रात प्रिया ने पहना था। मैं प्रिया के कमरे की तलाशी लेने लगी। जैसे ही बेड से तकिए हटाए तो मुझे बहुत ही अजीब सी गंदी सी बदबू फील हुई। मैंने गौर किया तो वह मेरे कपड़ों से आ रही थी। मैंने जल्दी से कपड़ों को उलट-पुलट कर देखा तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मेरे कपड़ों में खून लगा हुआ था और कपड़ों से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि उन्हें छुआ भी नहीं जा रहा था। मैंने जल्दी से कपड़े दूर फेंक दिए। तभी दरवाजा खोलकर प्रिया आ गई और मुझे अपने कमरे में देखकर एकदम से हड़बड़ा गई। मैंने कहा, प्रिया, क्या है ये सब? आज मुझे सब सच-सच बताओ। तुमने मुझे सच नहीं बताया तो हो सकता है हम दोनों के बीच बने इस माँ-बेटी के रिश्ते को मैं खत्म कर दूं। मेरी बात सुनकर प्रिया बहुत ज्यादा डर गई। रोते हुए मेरे पैरों में बैठ गई और बोली, नहीं भाभी, अगर आपने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी। मैंने प्रिया को कंधों से पकड़कर उठाया। मैं बोली, तो फिर बताओ, मुझे यह सब क्या है? तुम रोज मेरे उतारे हुए कपड़े क्यों पहनती हो और मेरे कपड़ों में ये खून कैसा लगा हुआ है? प्रिया अपनी आंखें साफ करती हुई बोली, मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता। जब यह लोग आपको बाजपन का ताना देते हैं तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। जब आपकी सोनी गोद देखती हूँ तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्या करूँ कि आपकी गोद भर जाए। कभी-कभी ये सोचकर बहुत ज्यादा डर जाती हूँ कि कहीं भैया दूसरी शादी ना कर लें। यही सारी बातें मैंने अपनी दोस्त को बताई तो उसने मुझे एक ऐसी औरत के बारे में बताया जो जादू टोने का काम करती है और वह मेरी परेशानी दूर कर सकती थी। मैं और रुचि उस औरत के पास गए तो उस औरत ने कहा कि तुम्हारी भाभी माँ की बीमारी तुम्हें अपने अंदर लेनी होगी और उसके लिए तुम अपनी भाभी के कपड़े पहनकर मेरे पास आना। फिर मैं कुछ ऐसे मंत्र पढ़ूंगी कि तुम्हारी भाभी की बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। 11 दिन तक मैं आपके कपड़े पहनकर उसके पास जाती रही। 12वें दिन उस औरत ने कहा कि अब जो कुछ करना है तुम्हें घर पर ही करना है। रोज शाम को 7 बजे 21 दिन तक तुम अपनी भाभी के उतारे हुए कपड़े पहनोगी और मेरा दिया हुआ यह मुर्गी का खून उन कपड़ों पर लगाना है। पूरी रात यही वाले कपड़े तुम्हें पहनने हैं। भाभी, अभी 8 दिन हुए हैं। देखना 21 दिन होते ही आपकी बीमारी मेरे अंदर आ जाएगी और आप माँ बन जाएंगी। मैं हैरत से मुंह खोले प्रिया की बातें सुन रही थी। प्रिया, जो कि रिश्ते में मेरी ननद थी, मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि शायद कोई बेटी भी अपनी माँ से ना करे। मैंने कसकर प्रिया को गले से लगा लिया। प्रिया, मुझे माफ कर दो।
जो मैंने तुम पर बेकार में शक किया। और पागल, तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि अपनी खुशियों के लिए मैं तुम्हारी खुशियों का गला घोट दूंगी? ऐसी खुशियां मुझे नहीं चाहिए जो तुम्हें दुख दे। और प्रिया, ये सब अंधविश्वास होता है। यह जादू टोने कुछ नहीं होते। अगर भगवान मुझे औलाद देता तो पहले ही दे चुका होता। लेकिन मुझे अब औलाद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरी औलाद से भी बढ़कर तुम हो। मैंने प्रिया के माथे को चूम लिया। यह सब कुछ मैंने अनिकेत को नहीं बताया, क्योंकि बेटियों के कुछ राज सिर्फ माँ के पास सुरक्षित होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।